और आज हम लोग यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि ये हम कुछ समय से देख रहे हैं और आप लोग भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस एग्जाम में घट रहा है ना, नीचे जा रहा है ना। जबकि हम लोग इतना क्विज़ेस कर रहे हैं, फिर टेस्ट हो रहा है और ओरल टेस्ट हो रहा है, असाइनमेंट्स आप लिख रहे हैं, फिर भी कुछ कारण है जिसके कारण जो एग्जाम में परफॉर्मेंस जैसा होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो रहा। और ये बस हम नॉर्मल स्टूडेंट्स या जो कम रेगुलरली कम स्कोर करते हैं उनका बात नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स में हम देख रहे हैं, असाइनमेंट्स में भी हम देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, सैटरडे को हम असाइनमेंट हम चेक कर रहे थे, तो हम देख ले कि लेजर फोलियो याद है आपको, था एक क्वेश्चन लेजर फोलियो के बारे में लिखना असाइनमेंट था, और मिड सेम में भी, इसमें भी, प्रैक्टिस में भी। एक जन का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। लेजर फोलियो का क्या लिखे है पता है आपको? या खराब नहीं फील करना है, जो लिखे भी खराब फील नहीं, वो हम समझ सकते कुछ कारण है इसके कारण। लेजर पोलियो के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक केमिस्ट्री का टर्म है, फिजिक्स का टर्म है, इसका टर्म है, इसमें इसका सर्जरी होता है, ठीक है। अकाउंट्स कहाँ और सर्जरी कहाँ, समझ में आ रहा है? इसका ऑपरेशन होता है, ये पैर में होता है तो यहाँ ऐसा गड़बड़, ठीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका भी हम देख रहे हैं कि बहुत लो स्कोर कर रहे हैं वो, ठीक है। तो असल में ये दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, हम लोग टीचर हैं, और सिर्फ हम नहीं, और सभी जो टीचर है उन सब परेशानी क्या हो रहा है, ये इतना परफॉर्मेंस जो है उसका स्तर गिरता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? और आपसे भी जैसे हम अभी पूछे थे कुछ कारण, क्या कारण है, ये कारण है क्या, तो हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे, ताकि जो हमारा अभी जितना हो गया, आगे से परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे इस दौरान आप नोट करिएगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि इस सेशन के बाद जो हम लोग को कुछ पॉइंट्स मिलता है हम लोग उस पर काम करें, ताकि भविष्य अच्छा बने, है ना। भविष्य कैसे अच्छा बनेगा? जब हम मेहनत करेंगे और कुछ जो हम लोग यहाँ पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, उस पर काम करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसी के ऊपर ये हमारा छोटा वर्कशॉप है, हाउ टू स्कोर मोर इन रिटन एग्जाम्स, है ना। रिटन एग्जाम जिसमें आप लिखते हैं, लिखित वाला में मेनली ये प्रॉब्लम आ रहा है। कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। तो परीक्षा में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, ठीक है। मेरा नाम है डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। देखिए, सबसे पहला, व्हाई स्टूडेंट्स स्कोर लेस। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे विद्यार्थी का हम क्यों लाते हैं। तो पहला, नो स्ट्रक्चर, आंसर का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कहाँ से शुरू करना है, क्या लिखना है। तो क्या हो रहा है कि जैसा लग रहा है वैसा लिख दे रहे हैं, है ना, पर ऐसा तो नहीं है, एक पर्टिकुलर आंसर का तरीका होता है ना, ठीक है। तो वो प्रोसेस का, संरचना का अभाव है। मिसिंग कीवर्ड्स मिसिंग है। कीवर्ड्स क्या होता है? जो मेन उसमें वर्ड्स है ना। उस कुछ टर्म्स से होता है ना कि ये मेन, जैसे अकाउंट्स में फाइनेंशियल लिखते हैं हम लोग, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, फिर इनकम स्टेटमेंट। तो ये सब जब वर्ड यूज करते हैं तो लगता है अकाउंट्स का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, ये सब है ना। तो ये सब जब हम लोग अपना आंसर में कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं, कोई इंडेक्स है, जेनी इंडेक्स है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो कुछ कीवर्ड्स जो उस आंसर को जस्टिफाई करता है कि हाँ उसी के संदर्भ में हम ये लिख रहे हैं। पुअर प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन जो हमारा प्रदर्शन करने का, उसमें प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से करना, जैसे पूरा पैरा ही एक ही पैरा में पूरा आंसर लिख दिया, वो पैरा कभी खत्म ही नहीं हुआ, शुरू से यहाँ से हुआ था लास्ट तक, एक चीज भरा हुआ है, पर क्या है, टीचर को खोजना पड़ रहा है, कहाँ है ये सही चीज लिखे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरा चेंज करते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं, है ना। ये सब मिसिंग हो जाता है पुअर प्रेजेंटेशन। टाइम मैनेजमेंट देखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है। यही एक्चुअल में आपको हम बात करें तो एग्जाम जो है पूरा डिपेंड करता है आपके टाइम मैनेजमेंट पर। मेन है एक पार्ट किसका, एग्जाम का। जब हम कॉलेज में थे तो हम लोग का मिड सेम जब हो रहा था, तो एक मेरा दोस्त था, तो बहुत अच्छा पढ़ाई में, तो वो बोला ना कि अभी तुम दोनों आंसर कर पाए? तो दोनों आंसर, दो ही तो आंसर लिखना था। तो बोला हाँ दोनों आंसर। बोला हम तो एक ही आंसर लिखे, 9 पेज लिखे, उसके बाद समय ही नहीं बचा
तो बोले 9 पेज, इतना पेज क्यों लिखा? उसी कारण तो समय नहीं बचा। देखिए मार्क्स तो जो जितना है उतना ही ना मिलेगा, पेज पे पेज भर दे, तो वो ज्यादा ही लिख दिया एक का आंसर, इसके कारण उसका दूसरा छूट गया, है ना। तो मार्क्स तो मैक्सिमम मिलेगा तो उतना ही मिलेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप जरूरी नहीं है आप जानते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। टाइम को अच्छा मैनेज करते हैं तो आप ज्यादा चांस है अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्लियर है? टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है एग्जाम, है ना। सिर्फ राइट आंसर ही लिख देना वो मेन नहीं होता है, कैसे स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है ना, प्रेजेंटेशन, टाइम, इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है। जैसे वही मेरा दोस्त, वो तो एक ही आंसर में खत्म कर दिया पूरा समय। तो वही अगर हम लोग क्या है इनकम्प्लीट आंसर करेंगे, अगर आंसर को पूरा नहीं लिखते हैं तो भी हमारा क्या है, जो फुल मार्क्स है तो आने का तो कम चांस हो गया ना, क्योंकि छोड़ दिए, कहां से फुल मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए इनकम्प्लीट आंसर ये भी, तो ये जो यहाँ पे 5 पॉइंट आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और हम एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, वो क्या है, समय से एग्जाम में पहुंचना, सबसे जरूरी यही है। लेट होने से क्या होता है, ऑलरेडी टेंशन में लेट हो रहे हैं, फिर तुरंत से बॉडी काम तो नहीं होता है, देखिए ना, है ना, होता है ना ऐसा, सांस ऊपर नीचे, तो उसको भी स्टेबलाइज होने में समय लगता है ना। इसीलिए जरूरी क्या है हमारा, जो हम टाइम से पहुंचे, थोड़ा हम पहले पहुंचने की कोशिश करें। इसके कारण हम भी खूब सफर किए हैं। लेट से पहुंच रहे तो क्या पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। लेट से पहुंचे एग्जाम में, ठीक है, तो क्या हुआ, पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद ही लेट किए। तो अब मेरे पास समय ही नहीं था कि हम पूरा अच्छे से, भले ही आता हो नहीं आता हो वो बात नहीं, आप पहुंचे ही नहीं समय से, तो आपके पास समय शॉर्ट हो गया। उससे क्या होगा कि जो प्रेशर बन गया है थोड़ा, वो दूसरे आंसर जो अच्छा से आप लिख सकते थे वो भी लिखेंगे, क्योंकि समय कम है। तो ये भी एक समय, ठीक है, पहुंचना भी बहुत जरूरी है समय से एग्जाम, ठीक है। दूसरा, एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी आपका, है ना, तो परीक्षक क्या देखते हैं, व्हाट एग्जामिनर लुक्स फॉर, पहला क्या देखते हैं वो क्लैरिटी, आप जो लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी, स्पष्टता है कि नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बस आप लिखने के लिए लिख रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना भर के आ गए हैं, गाना भी लिख दिए हैं, होता है ना, ऐसा सुने हैं आप लोग भी, सुने हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर देखते नहीं है और वो आगे बढ़ जाते हैं। कितने लोगों को हम बोले भी कि आप क्या लिख दिए हैं आंसर में, है ना, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। अभी भी एक स्टूडेंट को हम बताएं कि थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ है आपका, है ना। एक स्टूडेंट क्या किए हैं, मिडसेम में ही पूरा क्वेश्चन लिख दिए, आंसर में लिख दिए क्वेश्चन, जो अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं ना वो लिख दिए क्वेश्चन। तो क्या एग्जामिनर चेक नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कि वो देखेंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे? तो ऐसा थोड़ी है, चेक करेंगे ना। और आपका अगर रेपुटेशन किसी से खराब हो गया कि आप क्या लिख दिए हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो रेपुटेशन अच्छा बनेगा? आपको लगता है आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा? फिर इसका असर आगे वाले भी आंसर में होगा कि नहीं होगा? ये तो कुछ भी लिखते हैं, है ना। और वही अच्छा आंसर आप लिखेंगे तो उसका भी असर आगे वाले आंसर में भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन अच्छा बनेगा ना आपका, हाँ ये अच्छे स्टूडेंट है, ये अच्छा लिखा है, ठीक है। तो एक इंप्रेशन भी बनता है, ठीक है। तो क्लैरिटी रहे, आप लिखे ठीक से, स्पष्ट लिखे जो है, ठीक है। रेलेवेंस उसी से कनेक्टेड रहे, आप कनेक्ट करें उस चीज को, कुछ भी इसी तरह नहीं भर दे। स्ट्रक्चर जैसे हम लोग बात किए थे प्रॉपर, जैसे अभी आगे भी बात करेंगे कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। कीवर्ड्स जैसा बात किए हम, मुख्य शब्द, उससे रिलेटेड टर्म्स, लेकिन ये किसका होगा, जो पढ़ के गए हैं उन्हीं का होगा ना, इसलिए थोड़ा पढ़ना जरूरी है। फिर प्रेजेंटेशन, किस तरीके से आप प्रस्तुति दिए हैं वहां पे। 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आता है, अब हम लोग मेन पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। 5 मार्क्स का अगर आता है तो हम लोग डेफिनेशन यहाँ लिखा है, परिभाषा, और किसी का परिभाषा नहीं आती तो क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन कम बोलने का मतलब वो यहाँ पे ब्रॉड वे में हम बात करें, ब्रॉड वे मतलब मोटे तौर पे उसका अर्थ कम से कम आपको लिखना है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक्स पूछा जाए, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा जाए, है ना, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस याद होने चाहिए। जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मान लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स, फिर आप आगे जाके मैनेजरियल अकाउंटिंग, तो इस तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसका आपको परिभाषा ही पता होना चाहिए कि नहीं, तो कम से कम 3 परिभाषा भी आपको आना चाहिए। और फिर मीनिंग क्या हो, जो ऑथर ने वो अपने हिसाब से आप लिख देते हैं, क्लियर है, या पढ़ के गए हैं उसका अर्थ वैसे आप लिखते हैं। तो आपको डेफिनेशन और मीनिंग पता होना चाहिए, जो आपका मेन सब्जेक्ट है या मेन टॉपिक है उसका, ठीक है। नहीं पता तो कम से कम अर्थ तो आप लिखें, क्लियर है सबको 5 मार्क्स में,
फिर एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन 5 मार्क्स का है तो वो सोच के। तो जो आपके टीचर है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाले भी बैठे हैं, इंग्लिश वाले भी बैठे हैं, कॉमर्स भी बैठे हैं, तो हम कॉमर्स का बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का अपने टीचर से पूछे कितना लिखना चाहिए 5 मार्क्स का। क्लियर है? कॉमर्स के लिए हम बता दें कम से कम आपको 1 पेज लिखना चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर एग्जांपल, अगर कुछ उसका कोई रेलेवेंट एग्जांपल आप जानते हैं, उदाहरण, तो आपको देना चाहिए। और एक कंक्लूजन कम से कम छोटा सा, इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, लास्ट में 10 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 10 इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके संदर्भ में, ठीक है, कंक्लूजन, निष्कर्ष थोड़ा सा लिख देंगे। क्लियर है? क्लियर सबको? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का हो, ठीक है, तो इसका संरचना क्या होगा, उत्तर का आंसर स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमको क्या देना चाहिए? इंट्रोडक्शन। 5 मार्क्स में इंट्रोडक्शन को जरूरी नहीं बोले, लेकिन आपके पास समय है और आप अच्छे से प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वहां पे भी हमको इंट्रोडक्शन को शामिल करना चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है। फिर मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ये हम लोग लिखते नहीं है मेन बॉडी, बस क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद स्टार्ट कर देते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया अब उसको हम लोग आंसर करना करेंगे। क्लियर सबको? ठीक है। तो मेन बॉडी ऑफ द आंसर, इसमें क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग लिख देंगे उस चीज का, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका लिमिटेशंस और एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पूछा गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ मेन बॉडी में मीनिंग लिख देंगे, डेफिनेशन लर्न करके गए आप, डेफिनेशन भी लिख देंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर हेडिंग्स विद पॉइंट, अब देखिए, अब जैसे हम बोले पैरा 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 पूरा मत भर दीजिएगा, एक ही पैरा में पूरा आंसर नहीं खत्म करना है, थोड़ा स्पेस देके अच्छे से लिखिए। तो हम हेडिंग देंगे अलग अलग और उसका पॉइंट्स लिखेंगे, और पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पैरा पैरा में नहीं लिखेंगे, पैरा लिखते हैं ना आप तो आपका मार्क्स खुद ही आप काट लेते हैं। बिना पॉइंट के पता चलेगा, पूरा पैरा पढ़ना पड़ेगा ना, क्या लिखे ये किस चीज में लिखे, आपका प्रेजेंटेशन वीक हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए हमको हेडिंग देना चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स में और लिखना चाहिए, मतलब पॉइंट लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। फिर डायग्राम, टेबल, ग्राफ, पिक्चर, उसका अगर आप पढ़े हैं तो जरूर से बनाना चाहिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? देखिए, आपका अच्छा लगता है कि नहीं, बुक में ही हम लोग पिक्चर देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं, डायग्राम आपको आंसर में हम पीडीएफ जब भेजते हैं टेबल देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, पूरा पूरा पैरा लिख देंगे तो अच्छा लगता है नहीं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको टेबल रख दे, और टेबल को देखते हैं कभी कभी कलर कर देते हैं, क्यों? वो थोड़ा और अच्छा करता है, देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है। तो डायग्राम, टेबल, पिक्चर उसी से संबंध में बनाए, जैसे एडवांटेज ही लिख रहे हैं तो एडवांटेज का एक गोला कर दिए, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ जो भी टॉपिक है, और उससे क्या कर दिया, एरो एरो निकाल दिया, खुद से इतना तो कर सकते हैं, तो क्या होगा, कम से कम पिक्चर तो चला गया, टेबल तो चला गया। क्लियर है सबको? इससे क्या होता है, आंसर और अच्छा होता है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, जिससे मार्क्स अच्छा मिलता है। और एक प्लस पॉइंट आप देखिए, पिक्चर बनाने में ज्यादा लिखना तो पड़ता नहीं है, तो स्पेस भी भरता है ना जल्दी, तो 7.5 मार्क्स का है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज आपको लिखना चाहिए। क्लियर है? शॉर्ट नोट में आता है 15 मार्क्स का, आप देखिएगा रांची यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है तो शॉर्ट नोट्स रहता है, टोटल मार्क्स होता है 15 और लिखाता है कोई भी 2 क्वेश्चन करिए, तो मतलब एक क्वेश्चन कितना मार्क्स हुआ, 7.5। क्लियर सबको? तो 7.5 मार्क्स के लिए हम लोग क्या क्या ये सब हम लोग को करना चाहिए। क्लियर है? 2 से 2.5 पेज लिखना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? 15 मार्क्स का है तो कम से कम कितना में चल जाएंगे, 5 पेज तक हमको जाना चाहिए कम से, और अगर आपके पास समय कम है और लग रहा है कि नहीं उतना कंटेंट नहीं है, कम में भी हो जाएगा, तो 3.5 पेज तो कम से कम। क्लियर है? क्लियर है सबको? हो जाता है, वो प्रैक्टिस का बस बात है, प्रैक्टिस करेंगे ना तो हो जाएगा। तो देखिए, और लास्ट पार्ट हमारा क्या रहेगा, कंक्लूजन। तो मतलब एक्चुअली में 3 पार्ट है, 7.5, 10 और 15 मार्क्स के लिए। पहला इंट्रोडक्शन, देखिए लाल लाल में जो लगभग दिख रहा है आपको, पहला इंट्रोडक्शन भूरा रंग में, फिर मेन बॉडी ऑफ द आंसर, ठीक है, तो मेन आंसर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, फिर कंक्लूजन। क्लियर सबको? निष्कर्ष में जो उतना ऊपर में लिखे उसी को समराइज फॉर्म में छोटा सा 2 लाइन 5 लाइन या उसको भी 2-3 पॉइंट में आप कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्लियर सबको? ये सब लोग फॉलो नहीं करते हैं ना तो मार्क्स हमारा पिछड़ जाता है। ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है एग्जाम में, है ना? आप भले ही अच्छा जानते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है ना तो क्या होता है, मार्क्स पे असर पड़ता है। और कोशिश करेंगे साफ लिखने का, राइटिंग ठीक है थोड़ा उतना बहुत सुंदर नहीं भी दिखता है, लेकिन साफ लिखने की तो कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, ज्यादा काटे नहीं, थोड़ा स्पेस देते लिखे कि मतलब जो पढ़ रहे हैं उनको बस समझ में आ जाए क्या है, इतना करते कि हाँ वो समझ जाए, बस इतना काफी है आपके।
हाँ, और अच्छा अगर इंप्रूव करना चाहते हैं थोड़ा राइटिंग का प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय देना चाहिए फिर। ठीक है, फिर देखिए एग्जांपल एक देते हैं, जैसे SWOT, ये पॉपुलर टर्म है आपका कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स में भी, है ना। SWOT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है इंटरनल एडवांटेज, वीकनेस, देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसको क्लियर किया जाए कि SWOT का एनालिसिस बस आ गया सिंपल में, तो हम लोग डेफिनेशन देंगे कि स्ट्रेटेजिक टूल है ये एनालाइज करने का, क्या है, स्ट्रेंथ को देखने का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या क्या है उसका, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है अभी उनके लिए आने वाली है, और थ्रेट्स, किन किन खतरा किस किस चीजों से है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ जैसे दिखाते हैं, क्या मेन देखिए कीवर्ड्स अब लिख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ क्या सिग्निफाई करता है हमारा, इंटरनल एडवांटेजेस, वीकनेसेस क्या दिखाता है, इंटरनल लिमिटेशंस, अपॉर्चुनिटीज क्या दिखाता है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स, और थ्रेट्स एक्सटर्नल रिस्क्स। अगर आप शुरू में ही ये दिखा दिए, जो चेक करेंगे तो सीधे उनको पता चलेगा कि नहीं हाँ इनको तो आता है, ये तो मेन चीज लिखी दी, आप क्या करिए, आप एक्सप्लेन करते जाइए, क्लियर हुआ, तो पता चल गया ना, जो चेक करेंगे उनको तो पता चल, इनको तो आता है, आप फिर आप क्या किए, एक्सप्लेन उसको अच्छे से कर दिए, पिक्चर भी बना दिए जो इससे रेलेवेंट हो, तो जो भी क्वेश्चन है उससे रेलेवेंट चीजें फिर आप किए, मतलब ये सब क्या है, कीवर्ड्स है ना। स्ट्रेंथ मतलब इंटरनल एडवांटेज, इंटरनल एडवांटेज क्या शो करता है, आपका कीवर्ड इसलिए है क्योंकि वो दिखाता है ये अंदरूनी वाला जो लाभ है आपका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ्स। क्लियर हुआ, तो ये हो गया हमारा क्या, कीवर्ड हो गया इस आंसर से रिलेटेड, इंटरनल स्ट्रेंथ्स। ठीक है, इंटरनल एडवांटेजेस, इंटरनल, ठीक है। फिर देखिए, तो अब अकाउंटिंग का राइटिंग टिप्स है कुछ, तो अगर कोई आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा कि नहीं, सही से फॉर्मेट पता होना चाहिए कि नहीं। जर्नल एंट्री वाला भी असाइनमेंट दिए थे हम, अभी देखें कि जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर से एलएफ, फिर क्या होता है, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। कुछ लोग बस अमाउंट लिखे, थोड़ा सा कट सकता है ना बॉक्स, वहां नरेशन लिख रहे हैं लेकिन लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं नरेशन के नीचे, तो कट सकता है कि नहीं। ऊपर में जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखे तो कट सकता है कि नहीं आपका मार्क्स, समझ में आया। तो अगर हम प्रॉपर उसको शो नहीं करेंगे तो मेरा मार्क्स तो हम खुद ही कटवा ले रहे हैं, या फिर हम बोलेंगे कि हम तो सब सही किए तो मेरा मार्क्स क्या कटा, तो यहाँ तो आप स्कोप दे दिए ना कटने का मार्क्स, क्लियर है। तो जिसमें भी है उसका फॉर्मेट सही करें, आप प्रारूप सही बनाएं। वर्किंग नोट्स, अभी देखते कुछ स्टूडेंट इतना बोलने के बाद भी क्या कर रहे हैं, वो लास्ट में एकदम कॉपी में रफ वर्क में चल जा रहे हैं। रफ क्या कर रहा है, वो आपका वर्किंग नोट्स है, कितना बार हम बोले ना मार्क्स मिलता है उससे, तो आपको कैसे शो करना है, पहले मेन आंसर जो रहेगा मतलब जो फॉर्मेट है, फिर क्या लेता है नोट्स, फिर वर्किंग नोट्स, और ये वर्किंग नोट में ही आप रेफर करते हैं, है ना, क्लियर है। और नोट्स में क्या लिखते हैं, कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज या कोई असम्पशन है उसको आप कहां लिखते हैं, नोट्स में लिखते हैं, क्लियर है। इसी तरह इकोनॉमिक्स और जैसे इंग्लिश वाले या कोई दूसरा डिपार्टमेंट वाले तो वहां के टीचर से पूछिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैम और सर व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर दिस आंसर, ठीक है, एक आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। बस आंसर लिख के आ जा रहे हैं, सही भी होगा लेकिन वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं जा रहा है तो मार्क्स आप, ठीक है, लेस स्कोर कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी है कि हम जानें। फिर देखिए प्रॉपर हेडिंग, है ना, तो प्रॉपर हेडिंग जैसे अभी बात ही किए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऊपर लिखते हैं ना, प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं ना, बैलेंस शीट एज एट ये, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द, जो भी उसको हम प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर हेडिंग और बॉक्स फाइनल आंसर, ये होता है बस प्रेजेंटेशन के लिए, है ना, कि आप आंसर निकाल लिए और आपके पास अभी भी अच्छा समय है तो आप क्या किए, तो इसीलिए फिर जो भी आंसर लास्ट पे आया उसको क्या किए, तो सो फाइनल आंसर या उसी को क्या कर दिए बॉक्स में ऐसे करके ये कर दिए, क्लियर है। पेन से ही ऐसे करके ऐसे कर दिया, अगर वो कोई आपका न्यूमेरिकल वाला आंसर है जिसका ये आंसर है कि हाँ आप श्योर है तो बॉक्स उसको करके दिखा, है ना, नहीं भी करके तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर लास्ट में है तो दिख रहा है, पर ऐसे ही कि और टाइम है तो वही प्रेजेंटेशन का पार्ट हो गया, एक तरह से क्या हो गया उसको बॉक्स कर दिया, है ना। ठीक है, क्वांटिटेटिव एक और सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का है, जैसे ये एमकॉम और बीकॉम वाले में भी है, जो आपके सीनियर बैचेस पढ़ते हैं, मात्रात्मक तकनीक सुझाव लिखिए, तो इनको भी जैसे फार्मूला, अगर कोई क्वेश्चन आया तो फार्मूला लिखिए, फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके दिखा रहे। देखिए हम लोग सोचते हैं ना कि आंसर आएगा तो ही बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है, आपका स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है। हमको एक बार याद है हम 11th का एग्जाम दिए थे और हम स्कूल दूसरे स्कूल में गए थे,
तो मैथ्स का हम एग्जाम दे के आए, अब हमको लगा मेरा आंसर सब तो राइट ही नहीं है, तो क्या होगा, हम डर रहे थे। तो हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाया जाता है, तो उसमें दिखाया जाता है, ये सब में दिखाया जा रहा था। तो हम देखे, हमको तो लग रहा था कि हम तो फेल हो रहे हैं, देखे ना तो 66 आ गया, तो हम तो फिर खुश हो गए, तो पास हो गए हम, ठीक है। तो क्या हम देखे कहाँ मार्क्स मिला हमको, जब ऐसे चेक किए आंसर रॉन्ग था, लेकिन स्टेप कुछ राइट था, तो उससे क्या होता, मार्क्स बैठते जा रहा था। तो बोले अच्छा, तो हम फिर बहुत अच्छा लगा कि हम तो कहते कि फेल हो रहे हैं, तो समझ ना कि हम सोच रहे थे आंसर नहीं आया तो फेल हो जाएंगे, तो देखिए तो हमको तो मार्क्स मिल गया। अच्छा, तो ये फायदा होता है किसका, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने में। तो घबराइए नहीं, आपका आंसर सही नहीं भी है किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन आप कोशिश किए हैं जो भी सिलसिलेवार ढंग से उसको आंसर करने का, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए, तो आपको स्टेप का मार्किंग मिलता है ना। तो इससे आप इसीलिए कोशिश करिए कि हम स्टेप बाय स्टेप करके कोशिश कर सारा हम फॉलो करें स्ट्रक्चर को। प्रॉपर कैलकुलेशन, कोशिश करना चाहिए कि हम कैलकुलेशन सही करें। और अभी फिर से हम उसको बोल रहे हैं, वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन दिखाइए, कॉपी का लास्ट में, पेज के लास्ट में मत जाइए। कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स, अगर उसमें भी आपका है, अगर आंसर के ही पार्ट में दिखेगा, है ना, उसी आंसर में नीचे में वर्किंग नोट्स लिख दीजिए और वहां पे आप कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो वो क्या है, आप टीचर का नजर पड़ेगा ना कि हाँ ये काम किए, तो आपको थोड़ी ना जीरो नहीं बैठेगा, फिर वर्किंग नोट्स का ही मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मेट का ही मार्क्स मिल जाता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का ही मार्क्स मिल जाता है, अच्छा है, ठीक है, पूरा मार्क्स नहीं कटेगा आपका। हाईलाइट फाइनल आंसर, ये भी अगर समय है, जैसे बोले ना बॉक्स कर देंगे आंसर, उस तरीके से हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। प्रेजेंटेशन टिप्स, देखिए अंडरलाइन कीवर्ड्स हम लोग ये तो पहले भी क्लासेस में करते आए हैं, है ना, करते थे ना, 10th में भी 12th में भी करते थे ना अंडरलाइन, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो मुख्य शब्द है रेखांकित करें उनको, लीव स्पेस बिटवीन आंसर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, तुरंत खत्म हुआ वहीं से नेक्स्ट लाइन से दूसरा आंसर, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो कोशिश करिए नेक्स्ट आंसर नया पेज से स्टार्ट करें, क्लियर है, ठीक है। छोटा आंसर है तो उसको तो 1-2 लाइन करके गैप करके लिखिए, लेकिन बड़ा आंसर लिख रहे हैं 15 मार्क्स वाला ये सब, तो कम से कम कुछ लाइन छोड़िए, या उससे भी बेटर है न्यू पेज से, अगर पेजेस खूब सारे मिले हैं आपको तो उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज से अगर ज्यादा है, ठीक है, जैसे 7.5 मार्क्स वाला या 10 मार्क्स वाला है, 15 मार्क्स वाला है, तो कोशिश करना चाहिए नए पेज से उसको स्टार्ट हम करें, ठीक है। यूज है, अच्छा, और ऐसे मत करिएगा कि डिट्टो पीछे से ही जो आप लिखे हैं उसी को कॉपी पेस्ट। कुछ लोग है देखे हैं एग्जाम में भी, या हम भी करते थे कि पीछे से क्या है उसी का कुछ लिखना है तो पूरा कॉपी कर रहे हैं, पूरा कॉपी करेंगे तो क्या है, तो डुप्लीकेट, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, क्लियर है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके लिखिए, हाँ, लेकिन डेफिनेशन लिखना है तो वो तो एग्जैक्ट लिखना होगा, क्लियर है, ठीक है। यूज हेडिंग्स, जैसे इसमें भी बात हुआ, हम लोग ये बात कर चुके हैं, हेडिंग्स का हम लोग और पॉइंट्स में लिखेंगे, और कोशिश करेंगे जितना हो सके हम लोग नीट उसमें प्रेजेंटेशन दें। ठीक है, देखिए समय प्रबंधन के लिए है ये, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में 5 मार्क्स के लिए कम से कम कितना दे समय, 6 से 7 मिनट आप दे सकते हैं, जितना भी टाइम मिला है उसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना देर में हो जाना चाहिए 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 6 से 7, 7.5 मार्क्स का है, मतलब शॉर्ट नोट्स वाला अगर है तो 10 से 12 मिनट, 10 मार्क्स का है तो 12 से 15 मिनट, अगर टोटल 3 घंटा मिला है तो ये देख सकते हैं आप, 15 मार्क्स का है तो 20 से 25 मिनट, और कुछ और टाइम लगने वाला है तो 30 मिनट तक आप इसमें जा सकते हैं, क्लियर है सबको। टाइम अपना देख लीजिएगा, टोटल टाइम कितना अवेलेबल है उसके हिसाब से कुछ समय 10 मिनट ना भी हो, 5 मिनट भी हो, तो कम से कम कुछ समय हम किसके लिए दें, रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। किसका आंसर शीट पूरा लिख दिए तो एक बार देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर और जो आंसर नंबर हम लिखे वो सेम है कि नहीं, कुछ लोग का मिडसेम में हम लिखे गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको एग्जाम ऐसा करेंगे तो हो सकता है मार्क्स ही नहीं मिले, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो रिवीजन, पुनरावलोकन जरूरी है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बात करते हैं, तो हम लोग का मेन क्या है, प्रैक्टिस करें हम लोग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, और हम लोग थ्योरी भी देखें, ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ के गए, अगर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों वाला सब्जेक्ट है, या सिर्फ थ्योरी पढ़ के हम जा रहे हैं तो आप अपना ही मार्क्स का चांसेस कम कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए पहले सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करिए, घर में कोशिश करिए कि पहले सिंपल हम बना पा रहे हैं कि नहीं, फिर उसका लेंथ बढ़ाइए, उसका लेवल बढ़ाइए,
ठीक है, प्रैक्टिस और रिवीजन मेन थिंग्स है आपका, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस एग्जाम में टाइम पे पहुंच भी गए लेकिन पढ़ ही के नहीं गए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, है ना, क्या करें फिर, ठीक है। थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट अच्छा से समझे, कोशिश करिए क्या है क्यों नहीं समझ में आ रहा है उस पर हम बार बार समय दें, उस चीज को पॉइंट्स और एक्सप्लेन करिए, उसको कोशिश करिए खुद से एक्सप्लेन कर पाए। सब चीज लर्न करके नहीं जाइए, आप कॉलेज लेवल पे है ना, तो हर चीज लर्न करके रट्टा मार के पहुंच रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। पॉइंट्स पढ़ लिया और सोचिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, क्लियर है सबको। तो इससे क्या होगा, और कॉन्फिडेंस रखिए हम कर सकते हैं, वही इसलिए लास्ट में लिखे आई कैन, है ना, ये रखिए आप कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस रखिए हम कर लेंगे। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो उतना ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बेटर होगा, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है, रीड क्वेश्चन दोनों में पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश में भी एग्जाम में, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी क्या होता है वर्ड्स मिसस्पेल्ड होता है, मतलब देखिएगा आप क्वेश्चन में हिंदी में या इंग्लिश में क्या है, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स गलत है, लेकिन इसीलिए दोनों पढ़ के देखना चाहिए क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्लियर है। तो दोनों पढ़ना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। कभी कभी नंबर्स कुछ ओमिटेड रहता है हिंदी में या इंग्लिश में, तो उसको देखना चाहिए। आंसर को पॉइंट्स में लिखना चाहिए, ठीक है, और चार्ट्स का यूज करना चाहिए, जैसा बात की है फॉर्मेट, फॉर्मूला, डायग्राम्स, ये सब को, ताकि हम बेटर प्रेजेंटेशन कर सके। और उस सब सब्जेक्ट के बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुआ है, उस सब्जेक्ट में कुछ लेटेस्ट भी आया है इंफॉर्मेशन या ट्रेंड्स क्या है वो पता होना चाहिए, और उसको आपको लिख लेना चाहिए। तो जरूरी नहीं क्लास में जितना टीचर पढ़ाए उतना ही बस आपको पता होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए जो लेटेस्ट चल रहा है, तो आपको गूगल में, थोड़ा एआई में, ये सब में भी चेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर प्रैक्टिकल बनेगा और अच्छा रहेगा, मजबूत आंसर बनेगा, क्लियर हुआ। क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीजें को भी लिख रहे हैं, जैसे हम बोले आईसीआई के अभी प्रेसिडेंट कौन है, अगर अभी एग्जाम हुआ तो कम से कम अकाउंटिंग में वो भी लिख दे, आईसीआई का हेडक्वार्टर, ये सब थोड़ा वेबसाइट के बारे में लिख दे, इससे क्या होगा, आंसर और स्ट्रांग बनेगा। तो हम लोग को जब हम लोग इतना तैयारी करके जाएंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं, अंदर से लगेगा ना। इसीलिए है वी विल फील गुड दैट वी आर अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमको सब्जेक्ट के बारे में पता है, और ये हमारा अच्छा मार्क्स लाने का चांसेस को और अच्छा बेटर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अब बात है, देखिए ये गलती करते हैं लोग स्टूडेंट्स में ये, कि क्लास कर सकते हैं लेकिन जान के छोड़ रहे हैं, बंक कर रहे हैं क्लासेस, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट तो आप खुद ही वीक कर ले रहे हैं। टीचर जो क्लास में बताते हैं वो आज तक जितना जानते हैं या जितना सीखे वो सब एक बार में बता देते हैं आपको, वो क्लास आप मिस कर गए तो उतना उनका एक्सपीरियंस का जो फायदा आप ले सकते थे वो नहीं ले, चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है, बीएससी वाला हो, एमडीसी हो, मेजर वाला हो, माइनर हो, ठीक है, मल्टीडिसिप्लिन कोई भी, वो आपको टीचर का वहां फायदा मिलता है ये कि उनका एक्सपीरियंस से आप तुरंत सीखते हैं वो चीज। आप मिस करते हैं ना क्लास तो आप अपना बहुत बड़ा घाटा करते हैं, सोचते कि टाइम करके हम बंक कर लिए, मजा कर लिए, कुछ नहीं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फायदा आपको मिलता है उस क्लास में रहने का ही, बस आप भले ही नहीं पढ़ पाए घर में, लेकिन वो जो अभी 30 मिनट में बता देंगे ना, 45 मिनट में, वो आप कितना दिन स्ट्रगल करके आप जानेंगे, उनका सालों का मेहनत आपको वो एक पीरियड में देते हैं। कोई भी टीचर हो, वो जितना एक्सपीरियंस है ना उनका, वो एक क्लास में वो शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट अच्छा बनिए ना, देखिए आपको खुद ही आप देखिएगा आप में कितना फर्क आ गया। कोशिश करिए सारा हम क्लास अटेंड करें। बताइए अटेंडेंस का मार्क्स भी है कि नहीं, है ना, वहां भी लूज कर रहे हैं तो अपना मार्क्स तो खुद ही कम कर रहे हैं। मत नहीं मिले मार्क्स, नहीं मिले अटेंडेंस का, कुछ सब्जेक्ट इसमें अटेंडेंस का मार्क्स नहीं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। टीचर का फायदा मिलता है, एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है, वो आप अपने से पढ़ेंगे ना तो 10-15 साल में सीखेंगे, वो 40 मिनट में आपको बता देते हैं वो चीज। तो ये फायदा है। सेब एक उठाइए और खाइए, समय लगेगा, जूस पी लीजिए, समय लगेगा नहीं, वो जूस फॉर्म में आपको देते हैं जो चीज है, लो इतना जो हम सीखे हैं अभी लो। इसीलिए रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, ज्ञान को आप जो फीस भरते हैं ना उससे वो नहीं खत्म होता है, इसीलिए गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। क्यों? वो उससे ज्यादा हो के आपको बताते हैं, इसलिए बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, इसीलिए गुरु के सामने नम्र रहा जाता है ना। कुछ बोल भी दिए तो क्या हो गया, कोई टीचर है डांट दी, पेरेंट्स नहीं डांटेंगे आपको, टीचर नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे? जब हम एक बार, हमको याद है, हम बुरा मान लिए थे, एक सर कुछ बोल दिए थे, तो मेरे जो सर हैं वो हमको बोले कि अमित देखो टीचर हैं, गुरु हैं, इनका आप पर हक बनता है, ये आपको डांट सकते हैं,
ठीक है, तो हमको भी समझ में हाँ सही तो बोल रहे हैं, ये लोग नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे, यही लोग तो भला चाहते हैं आपके पेरेंट्स और टीचर, है ना। तो कोशिश करिए कि उनको रिस्पेक्ट करे और उनके क्लास में रहे ताकि सीखे। प्रिपरेशन, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, पढ़ना भी खूब है और स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क में क्या हुआ, समय रहते अगले दिन ही उसको या शाम में ही रिवाइज कर लिए, घर जाके थोड़ा सा देख लिए, तो ये क्या कह रहा था, स्मार्ट वर्क। इससे क्या हुआ, आपके माइंड में जो क्लास में हम पढ़े जो सीखे उसको थोड़ा सा भी आप देख लेंगे ना तो वो क्या हो गया, अंदर चला गया। क्लियर है सबको। तो हार्ड वर्क हुआ मेहनत करना, और स्मार्ट वर्क क्या हुआ, बार बार हमको वही मेहनत उतना ना करना पड़े, उसको हम रिवाइज कर ले, देख ले, प्रैक्टिस कर ले। क्लियर हुआ। एक दिन अगले दिन पढ़ लिए, शाम में पढ़ लिए, फिर 2 दिन बाद पढ़ लिए, फिर 1 हफ्ता बाद पढ़ लिए, तो क्या होगा, बैठ जाएगा आपके अंदर, एक्सपर्ट बन जाएंगे आप। कोई भी सब्जेक्ट का शुरू से लास्ट तक बुक का चैप्टर नोट्स को आप पढ़िए, आप देखिए आप उतना कमांड आ जाएगा ना आपके अंदर, आप खेलने लग जाएगा उस चीज से। खेलने लग जाएगा मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंटली और उस चीज को अंदर तक समझने लग जाएंगे ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन से अच्छा प्रिपरेशन होता है। फिर रिवीजन क्या होता है, फाइनल टच, इसीलिए रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना आप रिवाइज करेंगे ना आप देखेंगे कि कितना फास्ट आप सीख गए चीजों को। शुरू में पढ़ते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा एक कॉन्सेप्ट में लगता है, अच्छा से जो पढ़ते हैं ना आपको हम बताते हैं कैसे पढ़ते हैं। पहले पढ़ लिया, अच्छे से मेहनत कर लिए, देख लिए, अच्छे से पढ़े, फिर समझने का कोशिश की क्या है इसका मीनिंग, फिर उसको बार बार रिवाइज करते गए, देखते गए अच्छा ये है ये है। लास्ट में कैसा होता है पता है आपको, एग्जाम जाने से पहले कैसे पढ़ते हैं, ऐसे देखिए हम दिखा रहे हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ये ऐसे पेज पर लगते हैं, ऐसे ये पकड़ा हुआ है माइंड, वो समझ गया हाँ ये है ये है ये है। क्यों, इतना रिवीजन कर लिया ना उस चीज को कि वो ऐसे बैठ गया, ऐसे ऐसे। एक वीडियो हम देख रहे थे, डॉक्टर का प्रिपरेशन करते थे वो लोग, डॉक्टरी में तो खूब पढ़ाई करना होता है ना, वो भी हम देख रहे थे यूएसए वाले का, वो बताए कैसे किए थे हम लोग प्रिपरेशन। 40 पेज को एक पेज में समराइज कर दिए, एक पेज में 40 पेज को एक पेज में, और एग्जाम से पहले बस वो देख के चले गए। इतना वो मेहनत की कि 40 पेज को का उसका क्रक्स जूस निकाल के एक पेज में डाल दिया, ये है अक्सर में। आप फिर उसको जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो जब आप खूब अच्छे से किसी चीज को पढ़ते हैं और बार बार रिवाइज कर लेते हैं ना, आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, है ना। शुरू में बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं ना, फिर एक समय जब एक्सपर्ट बन जाते हैं तो देखिए सर्कस में जाके हाथ छोड़ के भी रिंग में चला दें, होता है ना, मौत का कुआं बोलते हैं ना, हाथ देखते हैं ऐसे किए होते हैं, चल रहा है, लेकिन उसके लिए कितना मेहनत लगा होगा कि नहीं उनका, समझ में आया। तो वो मेहनत और स्मार्ट वर्क मेन चीज है, और रिवीजन बार बार उसका प्रैक्टिस। लास्ट ले जाइए, तो हमारा ड्यूटी है बेस्ट देने का। क्यों पढ़े, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है, हम लोग को ये काम दिया गया ये करना, तो आपका ड्यूटी है, नहीं करिएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो ये हमारा ड्यूटी है अच्छे से पढ़ना और अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बनना। ईमानदार अगर आप नहीं बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, तो आप देश को डुबाने का काम करेंगे, है ना। आपको ही नहीं आता है कोई काम तो आप क्या करेंगे, वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उस चीज का क्वालिटी खराब होगा ना। तो कोई भी आप काम करें, कोशिश करना है हम अच्छे से करें और ईमानदारी से करें, तभी गुण भी आता है, तो गुण नहीं आएगा। हम अच्छे से कोशिश करते हैं पढ़ाने का, तब ना हम अच्छा टीचर बन पाएंगे, धीरे 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 और अच्छा और अच्छा और अच्छा। हम सोचेंगे किसी भी तरह के टाइम पास करें तो हम खुद ही हमको समझ जाएगा चीज, नहीं। तो कोई भी आप स्टूडेंट है तो अच्छे स्टूडेंट कब बनेंगे, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे टीचर का, ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम जो काम करें, जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, अच्छे से पढ़े, हम घर में हम अच्छे से रहें, मम्मी पापा सबका हेल्प करें, तब ना अच्छा होंगे। और हम लोग को हमेशा अपने मम्मी पापा, जैसे हम लोग शुरू में आके बैठ के करते हैं ना, माँ पिता गुरु, जो देश है हमारा और ईश्वर, उसका स्मरण। क्यों स्मरण करना जरूरी है, ये हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करता है, हमारे विचारों को सही दिशा देता है। नहीं तो हम क्या हो सकते हैं, गलत काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो हमारा माइंड को प्यूरिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है थॉट्स को, और हमको इनेबल करता है कि हम, मतलब हमको क्षमता देता है कि हम अपना बेस्ट दें। तो ईश्वर का नाम इसीलिए हम लोग लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, अच्छे ग्रंथों का पाठ करते हैं, अच्छा स्टोरी, अच्छा वीडियो देखते हैं, माइंड सही जगह रखें। ईश्वर का नाम लेने से क्या होता है, माइंड सही जगह अपने आप क्या होता है, क्योंकि आप अच्छी चीज से एसोसिएट कर गए ना, अपने भलाई के लिए, ईश्वर के लिए नहीं, अपने भलाई के लिए, कि मेरा माइंड अच्छा रहे, इसीलिए हमको स्मरण करना चाहिए माँ पिता गुरु भारत ईश्वर। क्यों, क्योंकि जो मेरे लिए सबसे अच्छे लोग हैं उनका हम स्मरण करते हैं तो हम, मेरे में भी उनका गुण
आए, हम अच्छे मार्ग पे चले, है ना। और जब हम अपना ये कर्तव्य निभाते हैं, स्मरण करने का और कर्म करने का, लेजी बनने का नहीं, कर्म करेंगे और स्मरण करेंगे माँ पिता गुरु भारत ईश्वर, उनका नाम लेंगे ईश्वर का, जिन ईश्वर को भी हम मानते हैं, तो हमारा ड्यूटी जो है हम अच्छे से निभा पाएंगे। और जब ड्यूटी अच्छे से निभा पाएंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है। तो एफर्ट्स हमारे ही हाथ में है, प्रयास अपने हाथ में है कि हम कितना प्रयास करते हैं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम पीछे होंगे, ध्यान रखिए इस बात को। और प्रयास करेंगे तो कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे ना, अच्छा करेंगे लाइफ में। इसलिए मेहनत करना है। जर्नी इज द रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब है? रिजल्ट कुछ भी हो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेहनत करना तो मेरे हाथ में है ना। अच्छा लगता है मेहनत करने से। देखिए हम अपना कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का, कर रहे हैं ना, फिर भी आप अच्छा नहीं करेंगे तो हमको क्या खराब लगेगा? नहीं, हमको खराब नहीं लगेगा। क्यों? हम अपना काम अच्छा से किए, इस बात का खराब लगेगा फिर भी आप अच्छा नहीं कर रहे हैं इतना करने के बाद भी, तो वो चीज लगेगा थोड़ा। लेकिन हम अपना ड्यूटी, लेकिन अंदर से दिल से तो अच्छा लगेगा ना कि हम जितना कोशिश करना था हम किए। समझ में आया? आपके हाथ में जितना आप वो काम करिए, जहां जहां भी आपका जरूरत है, घर में, इस कॉलेज में, जहां जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला वो कोशिश करिए वो करने का। होमवर्क है, असाइनमेंट है, टीचर और क्या बता रहे हैं, क्या क्लासेस पूरा हम कर रहे हैं, इसी से आपको अच्छा लगने लगेगा। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना तो अच्छा लगेगा। रील्स पे उतना टाइम मत दीजिए, वो भी क्या जो कोई काम का नहीं है। जो आपकी काम का है पहले उस पे, फिर समय बचता है तो थोड़ा देखना है देख लीजिए, लेकिन पहले आपका जो आज का काम है उसको तो कंप्लीट करिए, है ना। तो हमारे सब में सब ताकत है, सारा गुण है, लेकिन हम ही लोग यूज नहीं करते हैं ना, तो वो क्या होता है, जैसे चाकू में जंग लग जाता है, उसी तरह हम अपना यूज नहीं करते तो माइंड भी क्या हो जाता है, जंग खाते रहता है, फिर हम लोग को लेजी बना देता है और बेकार कर देता है, ठीक है, नशा की तरफ और गलत हैबिट की तरफ लेके चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग सही राह पे बढ़ेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। कुछ अब पॉइंट्स है, भूल जाना। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स से पूछे तो बोले कि भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस का कमी है। खूब प्रैक्टिस आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत ही अच्छा। प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। जो दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंस का कमी, प्रैक्टिस इतना हो जाए कि क्या है, कॉन्फिडेंस खुद ही जाने लगे। हाँ हम बना लेंगे, हम इतना प्रैक्टिस किए हो जाएगा, हम घर में लिख के आए हैं, घर में सॉल्व करके आए हैं। तीसरा है पढ़ना अच्छा लगना। कुछ जैसे कुछ लोग बोले पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बताइए अच्छा लगना नहीं लगना किसको नहीं अच्छा लग रहा है? मन को। और मन आप है कि आप मन है, बोलते हैं ना मेरा मन तो यहाँ नहीं कर रहा लेकिन हमको बैठना पड़ रहा है, तो आप मन को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं ना, नहीं बैठो, क्लास चल रहा है, बैठना होगा। समझ में आया? तो मन से हम चलेंगे तो मन तो गलत काम में लेके जाने के लिए ही ज्यादा प्रेरित करता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, क्या गंदा गंदा बात भी कितना दिखा देता है। तो हम मन के मास्टर हैं हम अगर उसको सही जगह नहीं लगाएंगे ना तो बिगाड़ देगा। नौकर का बात सुनना चाहिए क्या मास्टर को? मालिक बड़ा है कि नौकर? तो मन आपका नौकर है, याद रखिए। आप अगर उसको कमांड नहीं देंगे ना तो बिगाड़ देगा आपको, और आप कमांड देंगे तो वो एक समय आएगा कि वही सुधर जाएगा तो आपको भी सुधारेगा। चौथा, घर की परिस्थिति। आपको एक एग्जांपल देते हैं, बता रहे हैं आपको 21 जन का बस सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ, वो भी उसमें था, जबकि ऐसा परिस्थिति था घर में, आप वो सिलेक्शन बताइए, पूरा घर का माहौल चेंज हो गया। आपको क्या लगता है होगा कि नहीं? पूरा अपने दम पे वो चेंज कर दिया सर। और अभी पढ़ ही रहा था, उसका सिलेक्शन हुआ और सैलरी 1 लाख के पास, पढ़ते समय सैलरी 1 लाख। सोचिए, तो मेन पैसा के बारे में हम नहीं बोल रहे, मेन हम क्या बोल रहे हैं, उसका मेहनत देखिए, डेडिकेशन देखिए, इतना परिस्थिति खराब होने के बावजूद वो निकाला। और गरीब भी, अमीर नहीं था, गरीब था, लेकिन उससे बात करते थे ना तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला बात करता था। हाँ हो जाएगा, ये तो ऐसे है, ऐसे है, करेंगे, मेहनत करेंगे। तो बोले कैसे कैसे किए? बोले मेहनत करते थे, पढ़ते थे, समय वेस्ट नहीं करते थे, है ना, अच्छा संगति में रहते थे, तब ना अच्छा जाके बना। फिर लास्ट है पैसा। जैसे पैसा का अगर दिक्कत है, लेकिन आजकल ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ट्यूशन ले सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स, फ्री ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं ना, ठीक है। जितना देखिए संसाधन हमारे पास लिमिटेड ही है, लेकिन आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये मेन चीज है। आपको टोनी रॉबिन्स का भी बताया था ना, स्टोरी देखे थे ना, कितना गरीब थे, वो बोले ना कि खाना नहीं था मेरे पास, पैसा नहीं था, लेकिन आप देखिए करोड़ों लोगों को वो खिला रहे, है ना। तो हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं, अच्छा हम लोग करना चाहते हैं कि नहीं मेहनत, हम लोग अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, ये मैटर करता है। परिस्थिति वो चेंज होगा, क्यों?
क्योंकि आप अंदर से उस चीज को इतना फील करते हैं कि नहीं हमको अच्छा करना है। तो है ना वो डायलॉग, जब पूरे किसी दिल को पूरे क्या है शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में पीछे लग जाती है। ये सही बात है। जब आप पूरा एक्चुअल में आपका दिल से काम करेंगे ना, आत्मा लगा देंगे, बोलते हैं व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, पूरा दिल और आत्मा को उसमें लगा देंगे आप, वो होगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा अपना जान लगा दिए उसमें। अच्छा, फिर भी ऐसा है, अगर मेरा पहला का पास्ट कर्म कुछ ऐसा है जिसके कारण नहीं हो, तो नहीं हो तो नहीं हो। अभी क्या बात की हम लोग, जर्नी इज द रिवॉर्ड। मेहनत किए ना, सैनिक मर गए, शहीद हो गए, बोलते हैं ना शहीद हुए, देश के लिए काम किए, बोलते हैं कि नहीं? तो ये हमारे जितना हाथ में उतना तो हम करें, जितना हम दे सकते हैं, जितना हम पढ़ सकते हैं, किसी का हेल्प कर सकते हैं, घर में कितना यूजफुल हो सकते हैं, मम्मी पापा का कितना हेल्प करते हैं, है ना? देखिए मम्मी पापा इतना मेहनत से कमाई कर रहे हैं, इतना पूरा दिन भर हम लोग के लिए लगे रहते हैं। किसके लिए वो लोग जीते हैं? बच्चों के लिए जीते हैं। तो हम लोग को तो कोशिश करना चाहिए कि कितना हम उनको सुख दे सके, है ना? लेकिन ईमानदारी से, ये नहीं कि हम बेईमानी करके वो घर में पैसा लाके फिर दे, तो वो तो हमको डुबा देगा। गलत पैसा आएगा तो वो क्या होता है, भविष्य चौपट करता है। गलत से नहीं, जितना मेहनत हम करें और फिर ईश्वर के ऊपर है सब। और ईश्वर देख रहे हैं ना, मेरा दिल सच्चा है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, सबका भला चाह रहे हैं। तो हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो देखते हैं ना कि एक जन अच्छा से काम कर रहा है, ईमानदार है, तो सहानुभूति जाता है ना उसके प्रति। तो हम लोग तो नॉर्मल ह्यूमन है, तो हम लोग का सहानुभूति जाता है। सोचिए ईश्वर जब देखेंगे कि ये आदमी कितना ईमानदारी से काम करता है, कितना अच्छा से काम करता है, किसी का बुरा करने नहीं खोज रहा है ना, सच्चाई से चलना चाह रहा है, तो बताइए वो साथ नहीं देंगे आपका? वही तो सब साथ देते हैं, उन्हीं के कारण तो सब हो रहा है, उन्हीं का तो सेवा कर रहे हैं हम लोग। अच्छे से काम कर रहे हैं तो किसका सेवा कर रहे हैं? ईश्वर का आप सेवा कर रहे हैं, है ना? तो भले ही मन मेरा नहीं काम करने का करे, नहीं अच्छा करे, तो हम अच्छा करेंगे। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, थोड़ा हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, जिससे माइंड और अच्छा रहे और हमको सही दिशा पे लेके जाए। ये बहुत जरूरी है। माइंड बॉडी सही नहीं रहता है ना, तो हम लोग सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है थोड़ा सा योगा, सिर्फ थोड़ा वॉकिंग कर लिए, ठीक है, बाइसाइकिलिंग या साइकिलिंग कर लिए, माइंड को फिट रखिए। हम आ सकते हैं बाइक से कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं फिर एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज भी हो जाता है मेरा, ये भी हो जाता है, हमको जरूरत भी नहीं है, हम सोचते हैं हमको जरूरत ही क्या है, ठीक है, तो हम तो आराम से, मेरे पास आना है जाना है तो हो जाता है। तो इससे क्या एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाए तो मेरा चलो ये एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। तो आप देखिए आप कहाँ अपने आप को सुधार सकते हैं, कितना अपना माइंड और बॉडी को फिजिकली और मेंटली अच्छा कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो स्मरण करिए और अच्छा करने का अंदर से ठानिए, निश्चय कर लेंगे ना आप, निश्चय कर लेंगे तो लक्ष्य ही लक्ष्य तक पहुंचा देता है। लक्ष्य आप बना लीजिए, देखिए आप पहुंचिएगा वहां। लक्ष्य नहीं रहेगा तो क्या करेंगे पता ही नहीं, क्या करना है नहीं पता। कुछ लक्ष्य बनाइए कि हमको इतना मेहनत करना है, कुछ नहीं तो क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना, सैनिक बनना है, बैंक में जाना है, अभी से मेहनत करेंगे हम, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना रोज तो हो जाएगा, और सही मार्ग पे चलेंगे और ईश्वर का स्मरण करेंगे, जिस ईश्वर को मानते हैं उनका नाम लेंगे, ताकि मेरा बुद्धि मेरा साथ दे, गलत दिशा में हमको नहीं लेके जाए। नशा नहीं करेंगे हम, ठीक है, गलत लोगों का संग नहीं करेंगे, जितना हो सके सही मार्ग पे चलेंगे। ये गलत थिंकिंग है कि जो सीधा चलता है ना पूरा तबाह हो जाता है, या सच्चा आदमी नहीं दिखता है, सब झूठा है। आपका कर्म अच्छा आप करेंगे तो आपके साथ गलत कैसे होगा? है ना ईश्वर देखने वाला, वो सब संभाल लेंगे। आप बस अपना सही से कर्म करिए, धर्म निभाइए, ये है मेरा ड्यूटी, ये हमको काम करना है, सब वो देखने वाले हैं। आदमी कुछ गलत भी करना चाहे ना तो कुछ नहीं कोई कर सकता है, उसके अंदर शक्ति कहाँ से आता है? उन्हीं का दिया हुआ। तो कोई कर भी रहा है ना तो हमारा कर्म है वैसा, या कुछ ये जरूरी है मेरे साथ होना इसीलिए हो रहा है, समझ तो खराब मत फील करिए, कोई मेरा बिगाड़ देगा, इसका बात नहीं सुनेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो उसको खुद ही नहीं पता है अगले दिन उठेगा कि नहीं, पता है कि नहीं वो कल उठेंगे हम, पता है? चलते चलते अभी क्या हो जाएगा, आज हम यहाँ हैं, पता चला शाम तक गए, है ना? किसके हाथ में है? यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है ना? है वो देखने वाले हैं, पूरा भरोसा रखिए, ईश्वर देख रहे हैं सब, कोई कुछ नहीं। आप डरिए नहीं कोई गलत काम, डरिए कि हमसे कोई गलत काम नहीं हो जाए। और ये एक डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं, है ना? झुकना चाहिए, पेरेंट्स और टीचर के प्रति झुकना चाहिए, गलत काम के प्रति नहीं झुकना चाहिए। गलत है नहीं, ये हमको नहीं करना।
फिर भी करना पड़े तो ईश्वर हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको परिस्थिति के कारण या कुछ ऐसा है कि हमको करना पड़ रहा है तो हम नहीं करना चाहते, ये चीज हमको मत दीजिएगा, हम आपको समर्पित करते हैं सब बस। अब आप अपना लाइबिलिटी किनको शिफ्ट कर दीजिए, ईश्वर को ना, वो देखेंगे। हम आपको सब समर्पित कर रहे हैं, नहीं हमको चाहिए ये चीज, आप मत दीजिएगा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा लाभ बढ़िएगा, है ना।